हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। हम कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2026 टेस्ट नंबर 6311। इससे पहले हमने अपना एक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है 6310। तो आइए क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हमने 15 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो हमारा क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसमें केवल लोकसभा से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। सेकंड, यह संसद द्वारा मतदान के बाद ही बजट अनुमानों की जांच करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। प्राक्कलन समिति है, इसका संबंध 1921 है। इसमें गठित स्थायी वित्तीय समिति से है। पहली बार प्राक्कलन समिति जो है एस्टिमेट्स कमेटी, इसका गठन स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1950 है। इसमें तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिशों पर किया गया था। मूल रूप से इसमें 25 सदस्य होते थे, लेकिन 1956 है उसमें इसकी सदस्य संख्या है वो बढ़ाकर 30 कर दी गई। सभी 30 जो सदस्य होते हैं ये सिर्फ केवल लोकसभा से होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो गया। प्राक्कलन समिति है, बजट अनुमानों की जांच करती है जब संसद द्वारा इन्हें पारित कर दिया गया हो, इससे पहले नहीं। तो सेकंड भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की संपत्ति या आय केंद्र द्वारा आरोपित कराधान से मुक्त है। सेकंड है, किसी राज्य के भीतर केंद्र सरकार की सभी संपत्तियां राज्य कराधीन के अधीन होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। किसी राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरणों की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट नहीं दी जाती है। इसी तरह किसी राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की संपत्ति या आय पर केंद्र द्वारा कर लगाया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। केंद्र की जो संपत्ति है उसको राज्य के भीतर किसी प्राधिकरण जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, पंचायतों आदि द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त है, लेकिन संसद को इस प्रतिबंध को हटाने का अधिकार है। संपत्ति शब्द में भूमि, भवन, धन, शेयर, ऋण और वह सब कुछ शामिल है जिसका मौद्रिक मूल्य होता है। इसमें प्रत्येक प्रकार की संपत्ति जैसे कि चल या अचल और मूर्त या अमूर्त भी शामिल है। इसके अलावा संपत्ति का उपयोग संप्रभु जैसे सशस्त्र बलों या वाणिज्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो सेकंड वाला भी गलत है। आंसर हो गया ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में इलेक्टोरल ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए दे रखा है, इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन है। तो ये फर्स्ट वाला है, ये गलत है। कंपनी अधिनियम 1956 इसकी धारा है 25, इसके तहत पंजीकृत कंपनियां ही इलेक्टोरल ट्रस्ट के रूप में अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। ये कंपनियों द्वारा स्थापित ट्रस्ट हैं। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। बी, ये ट्रस्ट भारत में पंजीकृत कंपनियों और भारतीय नागरिकों से अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये करेक्ट है। सी, इलेक्टोरल ट्रस्ट को प्रत्येक वर्ष पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा। तो ये सी वाला हमारा गलत है। इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं, इनको अपना पंजीकरण और संचालन जारी रखने के लिए प्रत्येक 3 वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है। डी, इलेक्टोरल ट्रस्टों को अपनी कुल आय का 50% पात्र राजनीतिक दलों को वितरित करना आवश्यक है। तो ये गलत है। इलेक्टोरल ट्रस्टों को प्रशासनिक व्यय के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्रित कुल निधि का अधिकतम 5% अलग रखने की अनुमति है। ट्रस्टों की कुल आय का शेष 95%, 95, इसमें पिछले वित्तीय वर्ष है उसका कोई भी अधिशेष शामिल है, पात्र राजनीतिक दलों को वितरित करना आवश्यक है। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरराज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, परिषद द्वारा लिए गए निर्णय केंद्र और राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। तो ये गलत है।
यदि परिषद अंतर्राज्यीय, केंद्र राज्य और केंद्र संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधों से संबंधित मुद्दों पर एक अनुशंसात्मक निकाय है। इसका उद्देश्य ऐसे मुद्दों का परीक्षण करना तथा उन पर चर्चा और विचार विमर्श के माध्यम से समन्वय को बढ़ावा देना है। सेकंड, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति विद्यमान है। तो सेकंड भी गलत है। परिषद की एक स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। इसे 1996 में परिषद के विचारार्थ विषयों पर सतत परामर्श और संसाधन के लिए स्थापित किया गया था। थर्ड है, परिषद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करना आवश्यक है। तो ये थर्ड भी गलत है। परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होती है। इसकी बैठकें गोपनीय होती हैं और सभी प्रश्नों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का लक्ष्य 2030 तक संपूर्ण भारत में 100 MBPS की न्यूनतम निश्चित ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड सुनिश्चित करना है। सेकंड है, इस मिशन का क्रियान्वयन संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। हाल ही में संचार मंत्रालय है, इसके द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन NBM 2.0 और संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में दूरसंचार पहुंच, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ना तो ये प्रथमतः मतदान के हकदार हैं और ना ही जब उनके निष्कासन का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो निर्णायक मत के हकदार। तो ये फर्स्ट वाला गलत है। अनुच्छेद 181 है, इसके अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं यदि उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। उन्हें सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है और कार्रवाई के दौरान ऐसे प्रस्ताव या किसी अन्य मामले पर केवल प्रथम बार में मत देने का अधिकार है, किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। सेकंड दे रखा है, दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करता है। तो सेकंड वाला भी है हमारा गलत है। अनुच्छेद 180 है, इसके अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो विधानसभा के ऐसे सदस्य द्वारा कार्यभार संभाला जाएगा जिसे राज्यपाल नियुक्त करे। थर्ड दे रखा है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है जबकि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। तो थर्ड वाला भी ये हमारा गलत है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व निर्धारित करना है। सेकंड, इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य का राजस्व विभाग, राज्य का पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त प्रयासों से क्रियान्वित की गई है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में राज्य विधानसभा के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है? फर्स्ट, यदि उसे अनुमोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। सेकंड, यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उससे विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो। थर्ड, यदि उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के तहत अयोग्य ठहराया गया हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिकाओं की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, अधिनियम में प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। सेकंड, विघटन के बाद गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि तक ही कार्य करती है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, किसी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सेकंड, न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया है। थर्ड, न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? का आंसर है ऑप्शन बी। फर्स्ट एंड थर्ड है वो करेक्ट है, सेकंड वाला है वो गलत है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं, जैसे वह 62 वर्ष है, इसकी आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, कृषि खाद्य प्रणालियों को परिवर्तित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 वर्षीय रणनीतिक कंपाला घोषणा हाल ही में सुर्खियों में थी। इसे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीकी संघ, कॉम्प्रिहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस पर अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 11 जनवरी 2025 है। इसको युगांडा के कंपाला में संपन्न हुआ। अफ्रीकी संघ AU ने एक नई कृषि विकास रणनीति अपनाई। इसके तहत अफ्रीका महाद्वीप है वो 2035 तक अपने कृषि खाद्य उत्पादन में 45% की वृद्धि करेगा। साथ ही एक दशक में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की नई योजना के तहत अपनी कृषि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका उद्देश्य किसानों के लिए पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना है। सेकंड, इसका उद्देश्य ग्रामीण मुर्गी पालन और चारा उत्पादन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। थर्ड, इसका कार्यान्वयन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इसकी स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों के माध्यम से की गई। सेकंड, इसके पीठासीन अधिकारी अर्थात न्याय अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। थर्ड, ग्राम न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2। सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है, उसको निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया है। नागरिकों को उनके निवास के निकटतम स्थान पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई नागरिक सामाजिक, आर्थिक या अन्य निशक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न रहे। यह अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतवास्त्र मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फर्स्ट, यह भारत की पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। इसे स्वयं ड्रोन खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये करेक्ट है। सेकंड, ये 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आभासी लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक हमला कर सकती है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड, यह बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, तो ये गलत है। ये ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्य की विधानसभा के विघटन पर निरसित हो जाता है? फर्स्ट, विधान परिषद में लंबित ऐसा विधेयक जिसे विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो। सेकंड, विधानसभा में लंबित ऐसा विधेयक जो विधानसभा में ही उत्पन्न हुआ हो। थर्ड, विधानमंडल द्वारा पारित ऐसा विधेयक जो राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, फर्स्ट एंड थर्ड है वो गलत है। परिषद में लंबित ऐसा विधेयक जिसे विधानसभा द्वारा पारित ना किया गया निरसित नहीं होता, तो फर्स्ट गलत हो गया। विधानसभा द्वारा पारित एक सदनीय राज्य में या दोनों सदनों द्वारा पारित द्विसदनीय राज्य में, लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित रहने पर विधेयक निरसित नहीं होता है। थर्ड वाला भी गलत है। आंसर सिर्फ हमारा बी वाला करेक्ट है, ऑप्शन बी।
एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।